बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने गेलो-सेक लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एवोगैड्रोस लॉ की बात कर ली थी और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे जेई के। एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था जो जेई ने गलत पूछ रखा था और हमने उसका सही आंसर निकाला था और फिर उसके बाद ये भी बताया था कि उस क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर दिए जाएं तो वो सही हो जाएगा। राइट, 2016 में इनका क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। राइट, कि अगर मेरे पास कोई एक एटम दिया है, कोई मॉलिक्यूल दिया है, कोई कंपाउंड दिया है, मैं उसका मास कैसे निकालूंगा या कैसे निकालते थे। तो देखो, अगर हम आज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हम ये सब काम करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा। जब आप लोग आईआईटी में जाएंगे तो वहां पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का, जो 10 करोड़ 15 करोड़ इस तरीके से आता है। राइट, बहुत महंगा होता है वो, हर यूनिवर्सिटी में आपको नॉर्मली नहीं मिलता है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग चीज होती है, स्पेक्ट्रोमेट्री अलग चीज होती है। तो उस मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप अपना कंपाउंड डालते हो तो कंपाउंड तो आपका नष्ट हो जाता है पूरा, लेकिन आपको उस कंपाउंड का मास पता चल जाता है। तो मान लो आपने कोई 100 ग्राम कंपाउंड बनाया, आप उसके थोड़े से 2-3 ड्रॉप डालिए उसमें, आपको मास पता चल जाएगा। आप उस हिसाब से उसका प्रॉपर मास निकाल सकते हैं। राइट, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो तब उस जमाने की बात कर रहे हैं ना, 80s और 90s सेंचुरी की। राइट, तब कोई मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं थी, ये तो अभी बनी है। तब लोगों ने कैसे मासेस निकाले, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने रिलेटिव मास निकालना शुरू किया। रिलेटिव मास मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी की दुकान पर कुछ लेने गए, है ना, जैसे मान लो 1 किलो शक्कर लेने गए, तो वो क्या करता है, उसके पास ना कुछ वेट होते हैं, है ना, 1 kg का वेट, 2 kg का वेट, 3 kg का वेट। राइट, तो वो उस तरीके के वो जो चीज होती है वो वेट होते हैं, उसको एक तरफ वो रखता है, दूसरी तरफ आपकी चीनी रख देता है या शक्कर रख देता है और वो आपको वे करके दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्टिकुलर चीज उसके पास है जिस पर 1 kg 2 kg 3 kg लिखा हुआ है, वो एक तरीके से 1 kg मास मान लिया गया है ना। और ऐसा बोल दिया गया है कि भाई जो उसके बराबर होगा वो हो जाएगा 1 kg। अगर मान लो हमें किसी चीज को नापने के लिए दो ऐसे 1 kg के वो बॉक्स रखने पड़े या वो जो भी चीज है वो रखनी पड़ी, तो इसका मतलब उसका मास हो जाएगा 2 kg। अगर हमने 5 रखे तो हो जाएगा 5 kg। राइट, तो इस तरीके से हम नाप रहे हैं। तो ऐसे ही क्या किया गया, ऐसी सबसे लाइटेस्ट एटम चुना गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास उन्होंने मान लिया 1। अभी मैं आपको बस कहानी सुना रहा हूं, जो काम की चीजें होंगी वो सब अभी हम लोग लिखेंगे। हाइड्रोजन का मास मान लिया उन्होंने 1 और कहा कि एक काम करेंगे, सभी एटम्स को हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेंगे। जैसे कार्बन का मास निकालना था, तो कार्बन का मास लगभग हमें तो पता नहीं है कार्बन का मास कितना है, लेकिन हमें यह पता था कि कार्बन का जितना मास है उतना मास 12 हाइड्रोजन का होता है। और एक का हमने मान रखा था 1, तो 12 का कितना हो गया 12, और कार्बन का मास कितना हो गया 12 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से बातें चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिले जैसे क्लोरीन, जिनका मास था 35.5, है ना। और डाल्टन हमसे ये कह चुका था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप एटम को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो आप 35 एटम्स ला सकते हो या तो हाइड्रोजन के, या फिर 36 ला सकते हो। आप 35 पूरे और एक आधा एटम यानी कि 35.5 नहीं ला सकते कैसे भी करके। बात तो ठीक थी। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को हटाया गया, ऑक्सीजन को लाया गया। फिर ऑक्सीजन में भी बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि ऑक्सीजन के कई सारे आइसोटोप्स भी थे। तो कभी कभी आपको 16 मास वाला ऑक्सीजन मिल जाता था, कभी कभी 18 वाला मिल जाता था। तो ऐसा करके फिर अलग अलग एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए। और फिर उसके बाद 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने सिलेक्ट किया कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग द मास ऑफ एवरी एलिमेंट। राइट, तो हम सबसे पहले यही बात लिखेंगे, in 1961 in 1961 the International Union of Chemists selected the most stable isotope
of carbon 12 as standard for comparison, राइट। कार्बन 12 का मतलब क्या है? कार्बन के तीन चार आइसोटोप होते हैं एक्चुअली, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, राइट। लेकिन 99.99% आपको कार्बन 12 ही नेचर में मिलेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 1 करोड़ मैंने आपको एटम्स दिए कार्बन के, या ज्यादा ही दिए होंगे, बल्कि 10 करोड़, 100 करोड़, है ना, 1000 करोड़, इतने एटम्स दिए मैंने आपको कार्बन के, तो उसमें से कोई एक एटम ऐसा होगा जो कार्बन 13 का होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? कार्बन 12। तो इसका मतलब हम कार्बन 12 को चुन सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या माना कि आज से मैं एक एटम ऑफ कार्बन 12 को, यानी कि अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम ले लूं, एक एटम, तो उसको आज से हम मानते हैं उसका मास होगा 12 AMU। ध्यान से समझते ना सारी बातें। उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं कार्बन एटम का एक एलिमेंट ले लूं जो 12th आइसोटोप है, यानी कि जिसका मास है, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप है, अगर मैं उसका एक एटम ले लूं तो उसका मास होगा 12 AMU, ऐसा मान लिया गया। इसीलिए उसके आगे कार्बन 12 लिखा हुआ है, क्योंकि उसका मास मान लिया गया था 12 AMU, राइट। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि कार्बन का एक स्टेबल आइसोटोप लिया जिसका मास मान लिया 12 AMU और डिक्लेयर कर दिया आज से वो कार्बन 12 होगा, ठीक है। ये AMU क्या है सर? AMU है एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास को नापने की यूनिट, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मास को नापने की यूनिट किलोग्राम है, राइट, किसी भी चीज के स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसी अगर किसी एक सिंगल एटम को नापना है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल को नापना है, तो आप किसमें नापोगे? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU में। और आज के जमाने में उसको 12U भी लिख देते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो जब भी आपके पास, अब आप एक चीज रटेंगे क्या, नोट करके, जब भी आपके पास कोई मास AMU या U में दे रखा हो, तो आप समझ जाना वो पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी ले लो, का मास है, ठीक है। जैसे एक एटम का मास, दो एटम का मास, तीन एटम का मास, इस तरीके से। अच्छी बात है। तो ये वाली बात बोल दी गई कि हम कार्बन 12 को असाइन कर रहे हैं 12 AMU का मास, और आज से हम सभी एटम्स का मास कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है। तो लोगों ने कहा सर देखो, आपने क्या किया है, आपने 12 AMU को एटॉमिक मास यूनिट डिक्लेयर कर दिया। 12 AMU क्या है? कार्बन 12 का मास है, राइट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 AMU की वैल्यू बताओ, राइट, 12 AMU की वैल्यू कितनी है? कार्बन 12 के, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसके मास के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं 1 AMU की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, ये हो जाएगा आपका 1 AMU की वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 AMU को डिफाइन करना चाहूं, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom। 1 AMU का मतलब क्या है? कार्बन 12 एटम का मास लो जो कि 12 AMU है, उसमें 12 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 AMU, राइट, ठीक है, ओके। लोगों ने कहा एक काम करो, 1 AMU की वैल्यू ग्राम में बताओ। तो एक्सपेरिमेंट्स करे गए बहुत सारे, और 1 AMU की वैल्यू ग्राम में निकाली गई। वो आई 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम।
ये दूसरी चीज हो गई जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है आज की चर्चा में, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। ये चार बातें आपको याद रखनी है और ये नोट तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों में, भी मैं आपको सारा कंफ्यूजन एक न्यूमेरिकल में दूर कर दूंगा, बस अभी समझते चलो, मैं आपका बेस बना रहा हूं। तो 1 AMU की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने कहा एक बात बताओ सर, आप जो किसी भी एटम का मास निकालोगे वो कैसे निकालोगे? तो हमने कहा देखो, कार्बन 12 का मास हमने मान लिया 12, और हमने उसमें 12 से डिवाइड दे दिया है, तो एक एटम का मास आ गया, यानी कि 1 AMU की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि अब मुझे हर चीज को कंपेयर करना होगा कार्बन 12 के 1/12 मास से। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 का जब मैं 1/12 करता हूं तो मुझे एक मिल जाता है, यानी कि 1, राइट। तो अगर मुझे कार्बन 12 के 1/12 का मास मिल गया एक, और मुझे मान लो हीलियम का मास निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मुझे कार्बन 12 के कितने एटम लेने पड़ रहे हैं, है ना, और उसमें फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना मास मिलेगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, करके देखो। तो फिर क्या पता चला कि आप जब कार्बन 12 के 4 एटम ले लोगे, ठीक है, और उनको 12 से डिवाइड करोगे, जब कार्बन 12 के 4 एटम ले लोगे और उनको 12 से डिवाइड करोगे, तो हीलियम का मास जो है वो नहीं आएगा। समझते रहना, मैं सब लिखवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस सुनते रहो, चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, बस सुनते रहो। आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको आ जाएगा, बस मेरी कहानी सुन लो क्या है। जो गलत गलत चीजें हैं पहले मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं बस। ठीक, कि लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है कि अगर आपको हीलियम का मास निकालना है, तो पहले हम ऐसा बोलते थे कि हीलियम का मास जो है वो 4 है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं हीलियम का मास 4 आता है, 4 AMU। ठीक है, तो अगर हम पुराने वाले कंसेप्ट से निकालते हाइड्रोजन वाले से, तो हम कह देते कि आप 4 एटम ले लो हाइड्रोजन के। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपने कार्बन 12 के 4 एटम ले लिए, ठीक है, तो अगर आप कार्बन 12 के 4 एटम लोगे तो वो कितने हो जाएंगे सर? कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है कितना? 12। तो 4 एटम का मास कितना हो जाएगा? मैंने कहा इतना, 12 इंटू 4। ठीक है, तो इसके बराबर वो नहीं होगा। किसके बराबर होगा फिर? कार्बन 12 के 4 एटम लो और उसमें 1/12 भी करो, अब हो गया वो 4 के बराबर। तो इससे समझाना क्या चाह रहे हो मेरे को ये बताओ आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूं अब मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने आपसे बोला कि किसी एटम का मास है 4 AMU, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट एटम इज 4 टाइम्स heavier than the mass of 1/12 of carbon 12 isotope, 1/12 of mass of carbon 12 isotope, ऐसे लिखो। यानी कि अगर किसी एटम का मास 4 AMU है, इसका मतलब है कि अगर आप कार्बन 12 आइसोटोप का मास निकालो, उसका 1/12 करो, तो हीलियम का मास यानी कि वो जो एटम है उसका मास उस कार्बन 12 के मास के 1/12 के 4 गुना ज्यादा आएगा। यानी कि हीलियम कार्बन 12 आइसोटोप से 4 गुना भारी नहीं है, कार्बन 12 आइसोटोप के 12वें हिस्से इसके 4 गुना भारी है। ये बात है 4 AMU के मतलब की। ठीक है, तो एक बात बताओ सर, आप ये सब जो निकाल रहे हो ये सब रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप सबका मास कैसे निकाल रहे हो? मैंने कहा मैं सब एटम का मास निकाल रहा हूं कंपेयर करके। किससे कंपेयर करके?
कार्बन 12 के एक एटम का मास लेता हूं, उसमें 1/12 से डिवाइड दे देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, और फिर उसके बाद जो मास आता है उसको कह देता हूं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। अच्छा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ये सब जो बातें बता रहा हूं बस थ्योरी है, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां से क्वेश्चन आएगा वो अभी मैं आपको सब एकदम परफेक्ट कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरी बात करते हैं। एक चीज आपने पढ़ी होगी एवोगैड्रो नंबर नाम की, राइट? उसकी भी अभी हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं सारे एटम के मासेस की। ठीक है, तो अब मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको अलग अलग एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास लिखवा रहा हूं, वो आपको याद होने चाहिए। वो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे आए हैं? वो एटम के मास आए हैं कार्बन 12 के एक एटम के मास से 12 से डिवाइड किया है, उसके बाद उस मास से कंपेयर करके कोई एटम कितना भारी है ये निकाला गया है, और हर एटम का मास असाइन कर दिया गया है। तो अब आपको वो मासेस याद रखने हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए सम एटॉमिक मासेस, और आज से ये मासेस आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का है 1U, हीलियम का है 4U, लिथियम 7U, बेरिलियम 9U, बोरोन 11U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, फ्लोरीन 19U, नियॉन 20U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम 27U, सिलिकॉन 28U, फास्फोरस 31U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U, आर्गन 40U, पोटेशियम 39U, कैल्शियम 40U। ठीक है, ये 1 से लेके 20 तक के एटम्स के आपको सबके मास याद होने चाहिए। कुछ और आपको याद होने चाहिए, आयरन का 56U, कॉपर 63.5U, जिंक 65.3U, ये याद हो जाने चाहिए हर हालत में। ब्रोमीन 80U, आयोडीन 127U, गोल्ड 197U, सिल्वर 108, क्रोमियम 52U। इतने एलिमेंट्स के मास आपको याद होने चाहिए। ये तो हो गए एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये जब भी मैं यू 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 लिख रहा हूं कि आयरन का एटॉमिक मास होता है 56U, इसका मतलब क्या है? आयरन के एक एटम का मास है 56U। याद रखना, यू का मतलब पता होना चाहिए आपको, एएमयू और यू का मतलब क्या है? एक एटम का मास। ठीक, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एक मोल एटम का मास, 2 एटम का मास, 10 एटम का मास, एक एटम का मास। तो यू क्या है? एक एटम का मास। अच्छा, मान लो इन्हीं एटम से मिलकर मैंने कोई मॉलिक्यूल बना दिया, तो मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं। जैसे H2O, हाइड्रोजन का होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 16 हाइड्रोजन, H2O का मास हो गया 18U। कैल्शियम कार्बोनेट 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 100U। C6H12O6 12 होता है कार्बन का इंटू 6, एक होता है हाइड्रोजन का इंटू 12, 16 होता है ऑक्सीजन का इंटू 6, 180U। H2SO4 2 प्लस 32 प्लस 64 98। ठीक है, ये हो गई आपकी मॉलिक्यूलर मासेस की बात।
मान लो मैंने आपसे कहा मुझे बताओ Na2SO4.10H2O का मास, तो आपने कहा ये वॉशिंग सोडा है ना, सोडियम का मास होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस यहाँ पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर का मास होता है 18 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेना, वॉशिंग सोडा का मास आ जाएगा। अब एक चीज होती है फॉर्मूला मास, ये भी देख लो हाल के हाल। फॉर्मूला मास इज डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड। कुछ नहीं है, फॉर्मूले का मास ही निकालना बस आपको, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला मास यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होता, फॉर्मूला होता है, मतलब एक पूरी जाइंट यूनिट होती है। हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो फॉर्मूला मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। लेकिन अच्छी अच्छी जगहों पर भी, बुरी बुरी जगहों पर तो है ही है, अच्छी अच्छी जगहों पर भी वो लोग आयनिक कंपाउंड के लिए भी मॉलिक्यूलर मासेस यूज कर देते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से किसके लिए हम लोग फॉर्मूला मास डिफाइन करेंगे, तो आपको चेक करना आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, जैसे NaCl, KNO3, है ना, NaNO3, CaCl2, इस तरीके से एटसेट्रा। ठीक है, तो जैसे NaCl का मास निकाल लो, Na का 23, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, जो भी आएगा 58.5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 58.5U फॉर्मूला मास। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला मासेस निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की चर्चा। अब बड़ी सी हेडिंग लगाएंगे, मोल कंसेप्ट। और अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, अभी वो उधार है, उसका समरी मुझे बतानी है आपको, तो वो मैं आपको यही बताऊंगा। मोल और मास को कंपेयर करा के पूरा अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो आपको समराइज करता हूं। सबसे पहले वन मोल की डेफिनेशन लिखें। मोल होता क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। बड़े ध्यान से देखते रहना। वन मोल क्या है, लोगों से पूछा गया जब वन मोल क्या है, तो लोगों ने ऐसे डिफाइन किया। वन डजन का मतलब क्या होता है भाई, 12 होता है। तो वन डजन हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, केले के लिए, है ना, बनाना के लिए। तो वन डजन बनाना, 12 बनाना। वन डजन पेंसिल, 12 पेंसिल्स। वन डजन एप्पल, 12 एप्पल, राइट। क्योंकि डजन का मतलब फिक्स हो गया है, 12 होता है। ऐसे ही लोगों ने पूछा मोल क्या है, तो उन्होंने कहा मोल का नंबर भी फिक्स है। क्या? कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम लो एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें चेक करो कितने एटम्स हैं, और जितने भी एटम होंगे उनको बोल दिया जाएगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक। और वही होंगे वन मोल के एटम्स या वन मोल का नंबर। इसका मतलब क्या है, जब कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स निकाले गए, तो वो एटम की संख्या आई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जिस साइंटिस्ट ने निकाला उनका नाम था एवोगैड्रो, तो इसको उनके सम्मान में नाम दिया गया एवोगैड्रोस नंबर। और यही है आपका वन मोल। यही क्या है आपका वन मोल। क्यों? वन मोल डिफाइन ही उस चीज के लिए है कि भाई कार्बन 12 के 12, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाएगा वन मोल। यानी कि अगर मैं आज आपसे कहूं वन मोल मैग्नीशियम
समझ जाना 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम की बात हो रही है, राइट। इसको डिनोट करते हैं इस नंबर को Na से। N रिप्रेजेंट नंबर, A रिप्रेजेंट एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रोस नंबर, है ना। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल पेंसिल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एवोगैड्रो नंबर डिफाइन किया। 1 मोल आयन मतलब Na नंबर ऑफ आयन, 1 मोल एटम मतलब Na नंबर ऑफ एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल हाथी मतलब Na हाथी, 1 मोल घोड़ा मतलब Na घोड़े, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी 1 मोल के आगे लग जाएगा मतलब उतने ही 6.022 इंटू 10⁻23 उतनी ही चीजें मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, ये कब निकाला गया है? ये कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एग्जैक्टली जितने नंबर प्रेजेंट थे वो निकाले गए, राइट। कल को अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप का मास चेंज कर दूं, मेरे पास जादुई शक्ति आ गई, मैंने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप का मास ही चेंज कर दिया, अब वो 12 ग्राम नहीं है, वो कुछ और है, तो क्या होगा सर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम का मास तो उतना ही है ना। अगर आपने मास चेंज किया है इसका मतलब अंदर नंबर ऑफ एटम चेंज करे होंगे तभी तो मास चेंज हुआ, नहीं तो आप मास चेंज कर ही नहीं पाते। क्योंकि मास कैसे आया है सर, मास वो एटम्स को तोल कर आया है। तो यही आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप के वैल्यू को चेंज कर दूं तो क्या चेंज हो जाएगा सर, नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम क्या थे सर, वही तो एवोगैड्रो नंबर थे, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गई एक बात। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी है, वो सब मैं आपको बनवा दूंगा, बस अभी देखते चलो क्या चल रहा है। बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है सर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस in gram is मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उठाओ, उसका मास ले लो, लेकिन वो मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, उसको मैं बोल दूंगा मोलर मास, ठीक। अब जो काम की चीज है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। मोलर मास को हम लोग इसीलिए, आपने क्या किया, 1 मोल का मास लिया है ना और उसको तोला ग्राम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन लिया, मैंने आयरन के 1 मोल एटम को तोल लिया, ठीक है। जब एक एटम को तोला था तो उसका मास कितना आया था 56U, अभी पीछे लिखे थे एटॉमिक मासेस में 56U, राइट। और जब पता है, अभी देखो जादू होने वाला है, जब मैंने इसके 1 मोल एटम को तोला तो वैल्यू आई 56 ग्राम। अरे ये तो वही वैल्यू है जो आपने यू में निकाली थी, बस आपने यू की जगह ग्राम लिख दिया, ये 1 मोल एटम का मास हो गया। मैंने कहा हाँ, ऐसा सब में हो जाएगा, मैंने कहा यस। H2O, H2O का मास 18U, यानी कि H2O के एक मॉलिक्यूल का मास 18U। मैंने कहा H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बताओ, आपने कहा H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 18 ग्राम। ये क्या बदतमीजी है, कुछ भी करे जा रहे हो। ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो, मोलर मास को निकालने के लिए आपने एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम लोग मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं कि भाई एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो, हो गया। या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं कि भाई किसी के मॉलिक्यूल का मास निकालो, उसके आगे ग्राम लगा दो, 1 मोल का मास हो गया। तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है किसको, मोलर मास को, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, मोलर मास इन ग्राम्स is numerically
इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर और फॉर आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला मास इन AMU और U। किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का या आयनिक कंपाउंड का मास निकालो AMU और U में, और उसका U हटा के उसमें ग्राम लगा दो, वो बन जाएगा मोलर मास। तो अब कंक्लूजन क्या है? मैंने आपसे कहा मेरे पास है हाइड्रोजन 1U। इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का। लेकिन मैंने बोला आपसे हाइड्रोजन है मेरे पास 1 ग्राम, इसका मतलब मेरे पास 1 मोल एटम्स हैं हाइड्रोजन की। यानी कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं हाइड्रोजन की। ठीक है। अच्छा, 1 AMU इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये हमने सीखा था अभी। अगर मैं AMU और Na में रिलेशन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? तो देखो, अगर आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये 1 AMU की है ना, आप जरा 1/6.022 इंटू 10⁻23 की वैल्यू निकाल कर देखो, तो ये कुछ नहीं बल्कि यही वैल्यू आएगी जो आपको ऊपर दे रखी है। और ये क्या है? ये 1U है। और 6.022 क्या है? सर ये Na कहलाता है। तो क्या मैं बोल दूं 1U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम? बहुत बढ़िया, एक बढ़िया सा फॉर्मूला। जितनी फूल पत्तियां लगाकर इसको सजाना है सजा लो, बहुत काम का फॉर्मूला है। 1 AMU या 1U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। कोई आपसे कहे आपको दे दिया 1/Na, वैल्यू बताओ, आप कहोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24। कोई कह दे आपसे 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक। और ये जो 1/Na है, 1/Na है ना, इसी को बोला जाता है 1 एस्टन। नाम है साइंटिस्ट के, उन्होंने दिया था। या इसी को बोला जाता है 1 डाल्टन, या इसी को बोला जाता है 1 एवोग्राम। ये नाम है बस। 1/Na की ये 3-4 नेम है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बारी बारी बहुत प्यार से छोटे छोटे क्वेश्चन से सिखाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर आपको अभी तक भी कुछ नहीं समझ में आया तो। देखो, ध्यान से चलते रहना मेरे साथ। मैंने आपसे कहा मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना है? आपने बोला 24U। ठीक। तो मैंने बोला एक मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? आपने कहा 24 ग्राम। ठीक। तो मैंने पूछा बेटा बताओ, अगर मेरे पास मैग्नीशियम के 48 ग्राम हैं तो इसका मतलब मेरे पास मैग्नीशियम के कितने मोल हैं? तो आपने कहा सर 24 ग्राम में 1 मोल थे। तो आपने दुगना कर दिया, 48 ग्राम में 2 मोल हो गए। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? आपको जो मास दिया था वो लिया आपने, गिवन मास अपॉन जो मोलर मास आपको पता था आपने वो ले लिया, दोनों को डिवाइड दे दिया, ये नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 2। अगर मैं आपसे कहता 48 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, तो आप कहते सर देखो 48 ग्राम मतलब 2 मोल मैग्नीशियम, और 1 मोल में होते हैं Na नंबर ऑफ एटम, तो 2 मोल में होंगे 2Na एटम। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na। ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है ये। यानी कि आपको मोल पता थे 2, आपको Na पता था
मैंने आपसे एटम्स पूछे थे, आपने क्या किया, एटम निकालने के लिए 2 × Na कर दिया। तो 2 फॉर्मूले हमारे खाते में आ गए। अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हों, एटम दे रखे हों, आयंस दे रखे हों, तो Na से डिवाइड दे देना, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। और अगर मास दे रखा हो तो मोलर मास से डिवाइड दे देना, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपको मास दे रखा हो और आपसे, ध्यान से सुनना, अगर आपको मास दे रखा हो और आपसे नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन पूछे, तो पहले गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड दे देना, मोल्स आ जाएंगे। फिर मोल्स को यहां रखना इस फॉर्मूले में, मोल्स में Na का मल्टीप्लाई कर देना, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज आ जाएंगी। सही है, ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास मैग्नीशियम का 24U है, मैंने आपसे कहा मेरे पास 48U मैग्नीशियम है, तो बताओ कितने मैग्नीशियम है। आपने कहा 24U का मतलब होता है एक एटम, तो 48U का मतलब हो गया 2 एटम्स है मेरे पास मैग्नीशियम के। कैसे निकाला, फिर से वही किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि ऊपर भी U था तो नीचे भी U वाला लेना है ना। तो अब की बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे, अब की बार नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो जो 2 आएगा वो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले तो ये देखो दिए क्या रखा है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2। O2 का मोलर वेट निकाल लो, एक ऑक्सीजन का 16, दो का हो गया 32। ठीक, और मुझे दे भी कितना रखा है, 32, यानी कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, यानी कि 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन मेरे पास है। राइट, अब मुझसे कह रहा है इस 1 मोल एटम में नंबर ऑफ एटम्स बताओ। राइट, इस 1 मोल ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स बताओ। तो अब ध्यान से देखना, आपको जो ऑक्सीजन गैस दे रखी थी 32 ग्राम, वो O2 थी। राइट, तो ये जो आपने 1 मोल निकाला, ये एटम नहीं है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपको मास एटम का नहीं मॉलिक्यूल का दे रखा था। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का था। राइट, तो आपने 32 डिवाइडेड बाई 32 किया। 32 जो नीचे रखा वो भी किसका था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास था। तो जो आपको मोल्स मिले वो भी किसके मिले, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। ठीक, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आपके पास 1 मोल है। अब ध्यान से देखो, O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, सर 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो 2 एटम 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, सर 4। 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, सर 20, है ना। 100 में कितने होंगे, सर 200। कैसे निकाल रहे हो सर, सर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2 से। ठीक है, तो जब 100 मॉलिक्यूल में 200 एटम्स हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने होंगे, आपने कहा सर 2 मोल एटम्स होंगे 1 मोल मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2 मोल, यानी कि 2 इंटू Na। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली Na। तो मॉलिक्यूल ओनली Na, लेकिन एटम्स 2 इंटू Na। सही है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए। कैलकुलेट
द एक्चुअल मास ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम। एक वाटर के मॉलिक्यूल का ग्राम में मास बताओ। मुझे तो पानी का फॉर्मूला पता है, इसका मास होता है 18 U, लेकिन मुझे बताना है ग्राम में, तो मुझे पता है 1 U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होते हैं। तो 18U इज इक्वल टू 18/Na ग्राम हो गए, खत्म हो गया। और 1/Na क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया आंसर, इसको सॉल्व कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड टोटल चार्ज इन 3 ग्राम कार्बोनेट आयन। बढ़िया क्वेश्चन, सब कुछ पूछ लिया। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना। देखो, मान लो ये एक एटम है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं, है ना? तो यानी कि इस एटम का जो मास आता है वो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तीनों ऐड करके आना चाहिए। ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, बहुत चुन्नू सा, लगभग लगभग बराबर ही होता है, तो लोग बराबर लिख देते हैं, बट एक्चुअली न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है बस प्रोटॉन से। तो ये लगभग लगभग बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन के मास में और इलेक्ट्रॉन के मास में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 10⁻⁴ का। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 10,000 गुना हल्का है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और फिर मैंने आपसे उसमें से 1 रुपया छीन लिया, क्या आप पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट? तो एक एटम के अंदर जो मास एक्चुअली में आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने, क्योंकि वो 10,000 गुना छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो इस बात को नोट करके कहीं पर भी लिख लें कि जब भी आपसे बात करी जाती है एटॉमिक मास की, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास। उनमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता। मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम का मास बोलो 24U, मैंने कहा Mg2+ का मास बोलो सर 24U ही रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गए, भाड़ में जाने दो उनको। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने क्यों सिखाया? क्योंकि यहाँ पर CO3 2- दिया था, कहीं ऐसा मत कर देना 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से चार्ज बढ़ गया, तो इसकी वजह से चार्ज बढ़ा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो मास भी बढ़ा दो ना। CO3 का मास निकालिए, 12 + 16 × 3, 60 ग्राम हो गया इसका मोलर मास, राइट? तो 3/60 कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितना आ गया 1/20, राइट? यानी कि 0.05। तो इतने तो मोल्स हैं आपके पास, सही है, ठीक है। तो अगर इतने मोल्स हैं तो आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ आयन। ठीक है, देखो ये पूरा अपने आप में एक आयन है ना, ये पूरा अपने आप में एक आयन है, राइट? तो जब मैंने आपसे बोला Mg का 1 मोल है, तो कितने एटम है Mg के? आपने बोले सर Na एटम है ना? मैंने आपसे बोला Mg2+ का 1 मोल है, तो बताओ कितने Mg2+ के आयन हैं?
आपने कहा सर 1 मोल है। तो जब मैंने आपसे कहा मेरे पास 1 मोल CO3 2- है, तो बताओ मेरे पास कितने आयन है? आपने बोला सर Na आयन है। तो जब मैंने आपसे कहा मेरे पास 0.05 मोल CO3 2- है, तो बताओ कितने आयन है? आपने कहा सर 0.05 Na आयन है। यानी कि 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻22 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये क्या आए? ये आयंस आए, याद रखना। अब मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन एटम्स बताओ कितने हैं, तो आपने कहा सर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल एटम होंगे। तो इतने मोल मॉलिक्यूल में इतने इंटू 3 एटम होंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 9 इंटू 10⁻22। मैंने आपसे पूछा बेटा चार्ज भी बता, चार्ज कितना हो गया? तो आपने कहा सर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर 2- है CO3 2- के एक मॉलिक्यूल पर, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया है। तो ये चार्ज एक मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल पर कितना प्रेजेंट होगा? तो सर जब एक मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है इतना, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? मैंने बोला इतना। तो इतने पर कितना प्रेजेंट होगा? इनटू इतना। अरे 10 रुपए के 2 केले आते हैं, तो 20 के कितने आएंगे? 4। 30 के कितने आएंगे? 6। कैसे निकाल रहे हो सर? मल्टीप्लाई करके। तो जब 1 2 इलेक्ट्रॉन के आने से इतना चार्ज आया है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल पर या एक एटम पर, एक मॉलिक्यूल पर, तो एक मोल मॉलिक्यूल पर कितना डिफरेंस आएगा? सर 1 मोल से जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये तो 1 मोल का आया, तेरे पास कितने मोल थे? मैंने कहा पीछे देखो, मेरे पास मोल थे 3 इंटू 10⁻22। तो फिर 1 मोल से क्यों कर रहा है? तो कितने से करूं? मैंने कहा जितने हैं उतने से करो। 3.0 इंटू 10⁻22 एटम्स इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि मेरे पास इतने एटम थे, क्योंकि मेरे पास 0.05 मोल्स थे, मेरे पास 1 मोल नहीं था, तो जितने एटम थे उतने से कर दिया मैंने, यानी कि 0.05 मोल में निकाल लिया मैंने। राइट, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, और करते हैं, करते रहेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस की टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है। ठीक, एक चीज और सिखा देता हूं मैं आपको। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 मोल पर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 96485। इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख लेते हैं 96500, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है 1 फैराडे। कोई आपसे कहे 1 फैराडे चार्ज को डिफाइन करो, आप कहोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं, और वो होता कितना है? 96500 कूलम। राइट, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द चार्ज ऑन 1.5 मोल ऑफ Al3+ आयन। एल्यूमिनियम 3+ आयन के 1.5 मोल पर कितना चार्ज होगा, मुझे बताइए, मैंने आपसे ये पूछा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सुनो सर, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम 3+ का 1 मोल होता तो उस पर 3 फैराडे का चार्ज होता। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि Al के एक मॉलिक्यूल पर 3 इलेक्ट्रॉन जाने का चार्ज आया है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तभी तो 3 प्रोटॉन का चार्ज आया। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास वो जो चार्ज होता है वो सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज आता वही 3 इलेक्ट्रॉन जाने से आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो एक आयन पर कितना है, मैंने कहा 3, यानी कि 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये तो एक पर है ना, एक मोल पर कितना होगा, मैंने कहा देख, एक मोल पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आता तो मैं बोलता 1 फैराडे, लेकिन ये तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है तो ये हो जाएगा 3 फैराडे। लेकिन ये तो एक मोल में है ना, अगर एक मोल में इतना चार्ज है तो 1.5 मोल में कितना होगा, आपने कहा 3 इंटू 1.5 फैराडे, 4.5 फैराडे। सिंपल। मोल बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आपको यूनिटरी मेथड लगाना आता है। बनिया का चैप्टर है ये, बनिया कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं तो इसको, भाई इतने में इतना तो कितने में कितना, इतने में उतना तो उतने में कितना, ये सब करना है बस, और कुछ नहीं है। देखो एक और करते हैं, जेई 2002 का क्वेश्चन। हाउ मैनी moles of electron will weigh 1 kg? बताइए, मैं कितने इलेक्ट्रॉन तोलूं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन को तोलूं कि मुझे 1 किलोग्राम मास मिल जाए? तो कैसे करेंगे सोचिए। तो देखो, वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। पहले एक इलेक्ट्रॉन का वेट निकाल लो पहले। सर एक इलेक्ट्रॉन का वेट मुझे पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो मैंने बोला एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट बता मेरे को। मैंने कहा सर एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, और एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दे, और क्या, इतना केजी आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। ये किसका मास है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास है ये, ठीक। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचना, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपसे कहा 10 kg मतलब है 5 नारियल, ठीक है। तो बताओ 5 kg मतलब कितना हुआ, आपने कहा 2.5 नारियल। कैसे निकाला, सर 10 kg में अगर 5 नारियल आते हैं तो 1 kg में कितने आएंगे, 5/10। तो 5 kg में कितने आएंगे, 5/10 इंटू 5। तो 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg में आते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg में कितने आएंगे, 1/54.6 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10⁻8/54.6। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका जेई 2002 का आंसर था। कुछ करना ही नहीं है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। और देखते हैं, और करते रहेंगे क्वेश्चन। ये मोल की एलिमेंट्री प्रैक्टिस है, इस पर जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, क्योंकि अगर यहीं वीक रह गया ना तो आगे मोल में कुछ समझ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, एन एंजाइम contains 5.6% iron. Calculate the number of Fe atoms present in 1 gram of enzyme. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। एक एंजाइम है, उसके अंदर आयरन जो है वो 5.6% है, ठीक है।
तो बताओ अगर मैं 1 ग्राम ले लूं एंजाइम का तो उसके अंदर Fe के कितने एटम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, 1 ग्राम का 5.6% ले लो, तो वो क्या दे देगा मुझे, मास ऑफ आयरन। तो मास ऑफ Fe निकाल लो यहाँ से, 5.6 अपॉन 100, ये कितना आ गया, 5.6 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, यानी कि इतने आयरन के मेरे पास ग्राम है, इतना मास है। और मास से एटम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया था, पहले मास से मोल निकाल लो। तो 5.6 इंटू 10⁻⁻² अपॉन आयरन का मोलर मास 56, 10⁻⁻3, ये तो क्या आ गए, ये है मोल्स, ये क्या है, मोल्स। और मोल जब दे रखे हो और आपसे एटम्स पूछे हो तो Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एटम्स कितने आ जाएंगे, 10⁻³ इंटू Na, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ दैट इज 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स आ गए आयरन, यानी कि इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 1 ग्राम एंजाइम में। ठीक है, मैं आपको हर तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और करते हैं। लिखिए, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms, बढ़िया क्वेश्चन है, if X gram of A contains Y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B। शुरू हो जाइए। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, तभी देखें वीडियो को जब आप अटेम्प्ट कर लें। देखो, सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व करते हैं। उससे कह रहा है एटॉमिक वेट दे रखा है ए और बी का। ठीक है, अगर x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम्स, ठीक है, तो देखो ऐसे समझो, अगर एटॉमिक मास उसका 20 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं 20 ग्राम ले लूं तो उसके अंदर Na एटम्स होंगे, क्योंकि 20 ग्राम उसका मोलर मास होगा, है ना। ठीक है, तो अगर 20 ग्राम में Na एटम है तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, सर Na/20। तो x ग्राम में कितने एटम होंगे, सर Na इंटू x/20। सही है, ठीक है। तो यानी कि अब मुझसे कह रहा है कि अगर x ग्राम ऑफ A कंटेन्स y एटम, यानी कि ये जो वैल्यू आई ये क्या है, ये y है, तो मुझे 2x ग्राम ऑफ B में बताओ। तो अब B के लिए कर लेते हैं, तो B के 40 ग्राम में Na एटम होते हैं, तो 1 ग्राम में Na/40 होंगे, तो 2x ग्राम में Na/40 इंटू 2x होंगे, राइट। और x इंटू Na/20 को मैंने क्या माना था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, Na इंटू एक्स इंटू 2, और 40 को लिख सकता हूं 20 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, और Na इंटू x/20 को क्या माना है अभी पीछे, y, तो यानी कि सेम ही है। ठीक है, तो यानी कि 40 जो एटॉमिक मास है B, उसके 40 जो जिसका एटॉमिक मास है
अगर उसके 2x ग्राम लोगे तो उसके अंदर उतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे जितने A के x ग्राम के अंदर प्रेजेंट हैं। बढ़िया था। चलिए और करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे हम लोग। एक पूरा सेशन और लगाऊंगा जिसमें मोल की प्रैक्टिस कराऊंगा खूब अच्छे से। weight of 50 atoms of an element is 300 am. Calculate number of atoms in 240 gram of element. चलिए सॉल्व करें तभी देखें, बिना सॉल्व करे किसी भी वीडियो को नहीं देखना, पहले खुद करें, अटक जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अटकेंगे तभी सीखेंगे। चलिए करते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, 50 एटम्स का मास है 300 AMU, तो एक एटम का मास क्या होगा 300/50, यानी कि 6 AMU, राइट। अगर 50 एटम का मास है 300 AMU तो एक एटम का मास कितना हो गया 6 AMU, राइट। तो अगर एक एटम का मास 6 AMU है इसका मतलब यही तो इसकी एटॉमिक मास है, और अगर एटॉमिक मास में आप ग्राम लगा दो तो वही बन जाता है एक मोल का मास, इसका मतलब इसके एक मोल का मास पक्का 6 ग्राम रहा होगा। अब समझ में आया जो पीछे लाइनें बोली थी उसका मतलब क्या था, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसका 6 ग्राम लूंगा तो मुझे इसके 1 मोल मिलेंगे, है ना। मैंने क्या बोला, जब मैं इसका 6 ग्राम लूंगा तो मुझे इसके 1 मोल मिलेंगे, तो जब मैं इसका 1 ग्राम लूंगा तो मुझे इसके 1/6 मोल मिलेंगे। तो अगर मैंने इसके 240 ग्राम ले लिए तो मुझे 1/6 इंटू 240 मोल मिल जाएंगे। 6 4 जा 40, ये हो गया 40 मोल्स। लेकिन मुझसे पूछा था नंबर ऑफ एटम, एक मोल में होते हैं Na, तो 40 मोल में होंगे 40 इंटू Na। बोलिए भाई, इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 24 इंटू 10⁻²2 एटम्स, शायद एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, ठीक। जो भी आए उस हिसाब से लगाते हैं।